नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पीसीएस क्रांति टीम द्वारा आप लोगों के लिए जीएस हेतु एक नई सीरीज की शुरुआत की जा रही है। इसमें पीसीएस क्रांति टीम विषय वस्तु के स्रोत के रूप में घटना चक्र पूर्वावलोकन को रखा है। आप लोग तो जानते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन किसी भी एग्जाम हेतु जीएस के सोर्स के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विभिन्न आयोगों जैसे कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, हरियाणा पीसीएस और राजस्थान पीसीएस, इन सभी एग्जामों के जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं, यानी इन आयोगों द्वारा जो विभिन्न एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उनके जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं, इसमें पिछले वर्षों के उन प्रश्नों का समावेशन किया गया होता है। तो इस प्रकार से वह क्वेश्चन ऐसा होता है जो पीवाईक्यू के रूप में, यानी कि जो हमारे आगे आने वाले एग्जाम होते हैं, लगभग उसी के संदर्भ में, उसी के आसपास के क्वेश्चन आपको एग्जामों में दिखते हैं, चाहे वो किसी का भी एग्जाम, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप देखेंगे कि जीएस के क्वेश्चन लगभग घुमा फिरा के एक ही टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, जीएस के किसी भी एग्जाम जिसमें जीएस आता है, यानी कि जो किसी भी एग्जाम जिसमें जीएस आता है, घटना चक्र पूर्वावलोकन एक रामबाण होता है। ठीक है दोस्तों, आप किसी से भी पूछिए, आप कहीं भी तैयारी कीजिए, आपको देखने को घटना चक्र पूर्वावलोकन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी संदर्भ को ध्यान रखते हुए पीसीएस क्रांति टीम द्वारा एक सीरीज जिसमें घटना चक्र पूर्वावलोकन के सारे विषयों के सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। अब आपको क्या करना है कि घटना चक्र को, जो हमारी टीम है, वह उसके सभी सदस्य आपको घटना चक्र को सरल भाषा में सारे प्रश्नों को व्याख्यायित रूप में और इंपॉर्टेंस बताते हुए कि इस क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस कितना है विभिन्न एग्जामों में, तो उन सबको बताते हुए आपको व्याख्यायित करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कोई टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, यानी कि जैसे कि क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उस टेक्स्ट बुक के बाद फिर घटना चक्र को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है तो आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क होता है सब्जेक्ट को लेकर, वह बनना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन घटना चक्र को हम लोग इस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे, इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा कि हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, मेडिवल हिस्ट्री हुआ, तो उसमें क्या क्या पढ़ना, मतलब एंशिएंट में कहां से कहां तक पढ़ना है, मेडिवल में कहां से कहां तक पढ़ना है, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, यानी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कितने क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक बने हैं आयोगों द्वारा, वह सब आपको डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि घटना चक्र पूर्वावलोकन इन्हीं सब क्वेश्चनों का समावेशन होता है। तो दोस्तों, आज हमारी टीम आपके सामने प्रस्तुत कर रही इसी घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में उत्तर प्रदेश विशेष, यानी कि सीरीज की शुरुआत की जा रही है उत्तर प्रदेश विशेष द्वारा। अब क्या करेंगे, इसमें उत्तर प्रदेश विशेष के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, और यह दोस्तों ध्यान में रखना आपको, यह उत्तर प्रदेश जो विशेष है, यह उत्तर प्रदेश के ही एग्जामों के लिए केवल इंपॉर्टेंस है। अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं है तो आपको यह सीरीज का यह वाला पोर्शन, मतलब उत्तर प्रदेश विशेष का पोर्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और किसी एग्जाम में यह आएगा नहीं, सिवाय उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं उनको छोड़ के। ठीक है, तो आज पीसीएस क्रांति टीम आपको उत्तर प्रदेश विशेष के रूप में जितने भी उसके क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू के रूप में, सारे क्वेश्चनों को व्याख्यायित रूप में यह सीरीज आपको शुरू की जा रही है आपके लिए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश विशेष में दोस्तों ऐतिहासिक परिदृश्य। पहले क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक परिदृश्य के रूप में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक बने हैं। तो एक दोस्तों, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम आपको बता दें, इसमें हम जो हाईलाइट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप उसी पर केवल ध्यान दीजिएगा, पूरी व्याख्या पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं ना। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित है, यानी कौन सम्मिलित है। पहला दिया हुआ है बुद्ध, दूसरा ऑप्शन है राम, तीसरा ऑप्शन है नवाब, चौथा बिंदु है महाराज। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, यानी कि इन ऑप्शनों में से कौन सा सही उसे आप चुनना है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल, तो दोस्तों आप जानते हैं कि ऐतिहासिक जो काल रहा है उसमें हमने देखा था लगभग 600 से 400 बीसी तक लगभग हमने बुद्ध को देखा था। बुद्ध के बाद फिर आपने देखा मध्यकाल में महाराज टाइप के लोग भी रहे, ठीक, महाराज टाइप के भी लोग रहे। फिर आपने आधुनिक काल में देखा, आधुनिक काल के आसपास देखा आपने नवाब, मतलब जो लखनऊ में जो अवध के नवाब होते थे, इन सबको नवाब बोला जाता था, इनके महाराजा को, तो वह भी रहे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो राम शब्द है, यह दोस्तों इसे क्या किया जाता है, प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। रामायण, राम जो है वह रामायण महाकाव्य से उद्धृत है, तो यह जो महाकाव्य है उसे प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। रामायण कालीन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों का रामायण में उल्लिखित घटनाओं से सामंजस्य अभी तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाया है। ठीक है, इसीलिए
रामायण को ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं माना जाता। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखना। अगर रामायण को हम लोग एज ए हिस्ट्री के रूप में कंसीडर नहीं करते, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर, बुद्ध, नवाब, महाराज, तीसरा, चौथा और पहला, ठीक है। तो यह क्वेश्चन इससे संबंधित है। अब हम देखेंगे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है। यानी कि जो गाजियाबाद में, यह तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको यहाँ चेंज कर लेना दोस्तों, ये गाजियाबाद ना होकर ये मेरठ होना चाहिए, क्योंकि जो आलमगीरपुर है वह मेरठ है, ठीक है, मेरठ जनपद में स्थित है, ठीक। तो आलमगीरपुर से पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है, मतलब आलमगीरपुर से जो पुरातात्विक सामग्री मिलती है वह किस काल से संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हड़प्पा कालीन सिंधु सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर था, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर था, जो कि मेरठ में स्थित है। इस तरीके से यह क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति, यानी आलमगीरपुर जो है वह हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। तो यह बस इतना ही जानना, बहुत ज्यादा इसमें जानना नहीं। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि आलमगीरपुर में खुदाई 1959 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये किस नदी के किनारे, तो दोस्तों यह सहायक, यमुना की जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, हिंडन नदी, उसके पूर्वी तट पर स्थित है। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें, देवबंद आंदोलन 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही, सैयद मोहम्मद आमिद और जुल्फिकार अली के द्वारा इसकी स्थापना। देवबंद यूपी, देवबंद स्थान जो है वह वर्तमान में सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, ठीक है। वहां पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। बस इतना ही इस क्वेश्चन में जानना है, देवबंद आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, ठीक। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा आपका कथन है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दें, जो सबसे प्राचीनतम कृषि अन्न है वह केवल जौ है, ना कि धान है। पहला तो यही क्वेश्चन आपका, यह कथन आपका गलत हो गया, ठीक है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त किए गए हैं, यह बात एकदम सही है, क्योंकि जो सबसे कृषि के प्राचीनतम स्थल जो है वह आपको पता होगा कि संत कबीर नगर जिले में लहुरा भी एक जगह है, वह है, ठीक है। ठीक, लहुरा पीर यहां से है। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन अगर सही हो, गलत हो गया तो आपका केवल ऑप्शन ए सही है, ठीक है दोस्तों। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। दोस्तों बेगम समरू जो कि मेरठ यानी दिल्ली वाले क्षेत्र से संबंधित थे, और इन्होंने सरधना, मेरठ, सरधना एक जगह है मेरठ में, वहां से इन्होंने 1800 लगभग 20 के आसपास इन्होंने सरधना में एक चर्च का निर्माण करवाया था। बस इतना ही जानना, बहुत ज्यादा इसमें नहीं जानना, ठीक। और मेरठ के निकट सरधना में है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। दोस्तों आपको पता ही होगा, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले, जो कि अयोध्या है वर्तमान में इसका नाम, वहां पर स्थित है। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम उमत उल जोहरा बानो उर्फ बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। यह परिसर अब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और सिया बोर्ड समिति द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका दिया गया है जोश मलिहाबादी, ठीक है, मलिहाबाद जो कि लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, जोश मलिहाबादी, यह एकदम सही बात है। रघुपति सहायक फिराक, दोस्तों रघुपति सहायक फिराक जो है यह गोरखपुर से, ना कि कानपुर से, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। रघुपति सहाय फिराक के बारे में आपको बता देते हैं। प्रयागराज रघुपति सहाय फिराक की कर्मभूमि एवं गोरखपुर जन्मभूमि से, वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के शिक्षक थे, कानपुर से उनका कोई संबंध नहीं था, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। तो दोस्तों आगरा में दोस्तों मीर मतलब जिनका नाम है मीर तकी, ठीक है, और मिर्जा गालिब, दोनों लोगों का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं,
इसके दो आंसर सही है, एक तो मीर सही है, एक तो मिर्जा गालिब भी सही है। मिर्जा गालिब एवं मीर तकी दोनों का जन्म आगरा में हुआ था। अमीर, और जबकि इसमें जो ऑप्शन में दिया है अमीर खुसरो, उनका जन्म पटियाली कासगंज में, जो और फिराक का जन्म गोरखपुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो को आपको बता दिया पहले ही कि यह कासगंज, पहले पटियाली एटा में था, फिर कासगंज वहीं से कट कर बना हुआ है, तो अब वर्तमान में यह भी बात सही है। मिर्जा गालिब आगरा, यह गलत बात है। जोश मलिहाबादी, यह सही है। और फिर राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल का दोस्तों इलाहाबाद से कोई संबंध नहीं था, इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में 1897 में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे, जो 1925 में काकोरी कांड हुआ था, उन्हें इसके हेतु 1927 में गोरखपुर में फांसी दी गई थी। बस इतना ही जानना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई? तो दोस्तों आपको पहले ही बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर अब शाहजहांपुर ही होगा, जाहिर सी बात है। और यह क्वेश्चन दोस्तों करंट से संबंधित है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, भारत कला भवन संग्रहालय अब स्थित है, आपको पता होगा बहुत महत्वपूर्ण संग्रहालय है जो कि वाराणसी में स्थित है। ठीक है, भारत कला भवन संग्रहालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवस्थित है। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर, आपको पता ही होगा विंध्याचल जो है वो मिर्जापुर जिले में स्थित है, सही बात है। देवा शरीफ बाराबंकी में, यह भी सही है। हस्तिनापुर मेरठ में, यह भी सही है। श्रृंगवेरपुर फैजाबाद में, दोस्तों ये श्रृंगवेरपुर फैजाबाद में न स्थित होकर यह इलाहाबाद में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन हो जाएगा डी वाला, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद, जो कि गलत है। यह है श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बिठूर, जो कि कानपुर में स्थित है। ठीक है, बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में वाल्मीकि आश्रम है। ठीक है, चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है, यह पौराणिक कथाओं में माना जाता है, क्योंकि समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वाल्मीकि थे, ऋषि वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने जो रामायण लिखा था वह चित्रकूट से लिखा था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार उत्तर प्रदेश की एग्जामों में आता रहता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी में। भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। भारत माता मंदिर वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा, शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जान लेना है यहाँ पे। निर्माण तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने किया था, लेकिन शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा 1936 में किया गया था। महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना। ठीक, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सारनाथ स्थित है दोस्तों, सारनाथ आपको पता ही होगा कहाँ स्थित है। सारनाथ दोस्तों, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में यह सारनाथ स्थित है, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और दोस्तों इसका एक अलग नाम जो कि बौद्ध साहित्य में मिलता है वह ऋषिपत्तनम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा यार। आगरा स्थित दयाल बाग स्थित है, संबंधित है। आगरा में जो दयाल बाग है वह किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों यह राधा स्वामी पंथ से संबंधित है, आगरा स्थित दयाल बाग। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है दोस्तों ए वाला ऑप्शन में फतेहपुर सीकरी, फिर बी जौनपुर, सी आगरा और डी दिया है जामा मस्जिद बदायूं। अब इसमें यह पूछा गया है कि इसका सही सुमेल क्या होगा, यानी कि इनका निर्माण सही से किसने किया है। तो आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों अकबर ने किया था। आगरा का निर्माण 1506 में 1504 में सिकंदर लोधी ने किया था। जौनपुर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और जामा मस्जिद बदायूं का निर्माण किया था इल्तुतमिश ने, क्योंकि इल्तुतमिश बदायूं का इक्तिदार था। तो अब आपने इस तरीके से देख लिया, इसका आंसर क्या हो सकता है? फतेहपुर सीकरी का 3rd, ए का 3rd, बी का 4th, सी का 2 और डी का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक, यही आपको देख लें। फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर संबंधित है फिरोज शाह तुगलक से, आगरा संबंधित है सिकंदर लोधी से, जामा मस्जिद बदायूं संबंधित है इल्तुतमिश से। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं, यानी कि चुनारगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है,
तो वह किससे संबंधित है? दोस्तों चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। इस गढ़ के अंदर सोनोमा मंडप, 52 खंबा और सौर घड़ी तथा भर्तृहरि की समाधि है, यानी जिसे अनूप वेदिका नाम से भी जाना जाता है। यह चुनारगढ़ के किले में स्थित है, यानी चुनारगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा भर्तृहरि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेल कीजिए और तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है दोस्तों कनक भवन, कामदगिरी पर्वत, कालिंजर दुर्ग और देवा शरीफ। ठीक है दोस्तों, और सूची बी में दिया है बाराबंकी, फिर बांदा, चित्रकूट और अयोध्या। इनकी अब स्थिति बतानी है। दोस्तों कनक भवन अयोध्या में स्थित है, 1 का 4 हो जाएगा। कामदगिरी पर्वत, देवा शरीफ दोस्तों बाराबंकी में स्थित है। कालिंजर दुर्ग दोस्तों बांदा में स्थित है और कामदगिरी पर्वत दोस्तों चित्रकूट में स्थित है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, ए का 4th, बी का 3rd और सी का 2 और डी का 1। ठीक, सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अगला क्वेश्चन आया, सूची 1 में दिया है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक इमारतें और सूची 2 में दिए गए उनके स्थान कहाँ है। तो दोस्तों सूची 1 की बात करें तो इसमें दिया है 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, कामदगिरी पर्वत। और सूची 2 में स्थान के रूप में दिया है एक चित्रकूट, कुशीनगर, मुरादाबाद और जालौन। दोस्तों अभी आपको मिलान करना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 84 गुंबद जो है वह जालौन में स्थित है और जामा में जो स्थित है वह मुरादाबाद में स्थित है। ठीक, बौद्ध स्तूप के रूप में आपको पता ही होगा कि कुशीनगर में स्थित है और कामदगिरी पर्वत आपको अभी आगे ही क्वेश्चन में आया था, चित्रकूट में स्थित है। इस तरीके से हमने देखा सूची 1 में ए का ऑप्शन 4 हो गया, बी का ऑप्शन इसने दिया है 3, बी का ऑप्शन हो गया 3 और सी का ऑप्शन दिया है 2 और डी का ऑप्शन दिया है 1। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला कॉलम आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों लखनऊ महानगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया इस संदर्भ में 18वीं सदी में लखनऊ महानगर से संबंधित है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। ठीक, दूसरा ऑप्शन दिया है ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसे सुगठित विकास पर ध्यान दिया और महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो आपको इस कथन में से सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी सही कथन को अटेम्प्ट करना है वह कौन से या ढूंढना है। तो दोस्तों 18वीं सदी, आपको पता है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर नियोजित तरीके से इसका विकास किया। आपको पता है कि आसफुद्दौला ने ही 1775 में अपनी राजधानी जो पहले फैजाबाद थी उसे हटाकर इसे स्थानांतरित करके लखनऊ बनाया और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। आगे ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोट बटलर उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश रेजिडेंट थे अवध में, तो उन्होंने इसका विकास पर ध्यान दिया। और अगर बात करिए तीसरे ऑप्शन की कि लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान 2006 के अनुसार महानगर के लगभग 55% भूभाग पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है। इस तरीके से आपका देखा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र स्थित है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से यह ऑप्शन गलत हो जाता है और आपके ऑप्शन हो जाते हैं पहले और दूसरे। इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सूचियों में मिलान करना। सूची 1 में दिया है कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष और सूची 2 में दिया है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन का स्थान। तो दोस्तों आपको बता दें 1892 में 1905, 1936 और 1946 और सूची बी में स्थानों के रूप में दिया है लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1892 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इलाहाबाद में उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के WC बनर्जी। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दोस्तों वाराणसी में, इस समय अध्यक्ष थे GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। और 1936 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, लखनऊ में हुआ था 1936 में और उस समय इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे। ठीक, और दोस्तों 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मेरठ में, जब इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। इस तरीके से देखा जाए तो ए का ऑप्शन होगा इसमें से सूची सेकंड में 2, ए का 2, बी का आपका हो जाएगा 4 और सी का आपका हो जाएगा 1 और डी का आपका हो जाएगा 3। ठीक, इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। दोस्तों कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। प्राचीन काल में इसे जेजाग भुक्ति साम्राज्य के अधीन था और 1569 में अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, यह अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश दिवस, तो दोस्तों आपको पता होगा उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को
उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। इसी दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस यानी जिसका नाम था संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। प्रदेश सरकार ने इसे वर्ष 2018 में प्रथम बार प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाया था। ठीक है, अब अभी तक हमने ऐतिहासिक परिदृश्य देख लिया दोस्तों। अब हमारा अगला सेगमेंट है वह है राजनीतिक परिदृश्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य उससे संबंधित जो क्वेश्चन है हम उसको अब देखेंगे। तो दोस्तों यूपी में समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट से संबंधित सही उत्तर प्राप्त करें। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है उत्तर पश्चिमी प्रांत, ऑप्शन फिर बी दिया है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, और सी दिया है संयुक्त प्रांत, और डी दिया है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है वह 1836 में बना था। उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध प्रांत 1877 में बना। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत दोस्तों 1902 में बना। संयुक्त प्रांत 1937 में बना और उत्तर प्रदेश बना 1950 में। इस तरीके से देखा जाए तो इसमें इस जो ऑप्शन दिया है कूट दिया है उसमें से कोई सही नहीं होता, तो आपको यह याद रख लेना है सीधे। ठीक, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां हो गई हैं, यह गलतियां आयोग से नहीं हुई है, ये सॉरी घटना चक्र द्वारा नहीं की गई, ये गलतियां की गई हैं आयोग के क्वेश्चन सेटिंग। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, और यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी सरोजिनी नायडू, जो कि 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रही थी। ठीक है, नीचे दिए गए उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें पदारूढ़ रहने का सही क्रम नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए इंगित करें। तो दोस्तों आपको इनके काल क्रमानुसार इनको जो उनका पदारूढ़ थे जब उनके काल क्रमानुसार इन्हें सेट करना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया है एक चरण सिंह, फिर कमलापति त्रिपाठी, फिर दिया है संपूर्णानंद, फिर दिया है सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों इसे देख लेते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे वह थे 1954 से लेकर 1960 तक। सुचेता कृपलानी जो थी वह उत्तर प्रदेश की पहले महिला मुख्यमंत्री भी थी और 1963 से लेकर 1967 तक थी। और चौधरी चरण सिंह थे जो वो 1967 से लेकर 1968 तक और फिर एक बार बने थे 1970 से लेकर 1977 में ही। ठीक है, और पंडित कमलापति त्रिपाठी 1971 से लेकर 1973 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन देखा जाए तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी संपूर्णानंद आ जाएंगे, संपूर्णानंद के बाद फिर आ जाएंगे सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी के बाद चौधरी चरण सिंह, फिर कमलापति त्रिपाठी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि नित्यानंद स्वामी थे, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, आपको यह नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, वह उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक थे। ठीक है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं? ठीक है, तो दोस्तों अब तक उत्तर प्रदेश में टोटल 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले बनी थी सुचेता कृपलानी जो कि 1963 से लेकर 1967 तक थी, और उसके बाद फिर दूसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में मायावती थे, जिन्हें प्रथम बार 1995 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। ठीक है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पे आपको बताया भी गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो वह है श्रीमती सुचेता कृपलानी। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष 1950 को संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम सत्र आरंभ हुआ था 2 फरवरी को, और पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, अगर स्वतंत्रता से पहले बात की जाए तो स्वतंत्रता के पूर्व 1937 में गठित संयुक्त प्रांत विधानसभा में 31 जुलाई 1937 को पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा अध्यक्ष और अब्दुल हकीम उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है, आप इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसमें आप देखते हैं उसमें मछलियां हैं, तीर हैं, 2 मछलियां हैं, एक तीर है और एक धनुष है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो दोस्तों आपको बता दें कि टेसू, जिसे पलाश भी कहा जाता है, वह उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और राजकीय पशु की बात करें तो वह बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी सारस है, जिसे क्रौंच नाम से भी जाना जाता है, और राजकीय वृक्ष अशोक है। ठीक, प्रदेश में संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों यह क्वेश्चन 2023 के पीसीएस प्रीलिम्स में आया था, जिसमें यह कहा गया, पहला ऑप्शन है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। यह दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के फरवरी 2002 में हुए चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों से चयनित विधायकों की
स्थिति थी। तो दोस्तों 2002 में समाजवादी पार्टी के सर्वाधिक 143 सदस्य थे, बहुजन समाजवादी पार्टी के 98 थे, भारतीय जनता पार्टी के 88 थे और कांग्रेस के 25 थे। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन अध्यक्ष चुना गया था? तो दोस्तों जो 16वीं विधानसभा थी, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चली थी, उस समय उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और वर्तमान में जो 18वीं विधानसभा है उसके अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के सतीश महाना। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? दोस्तों 2012 के विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 35 महिलाएं हुई थी सर्वाधिक, जिसमें से 20 समाजवादी पार्टी से थी। उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिसमें के लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव हुए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि टोटल उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे 2017 में, तो उस समय उत्तर प्रदेश में कुल 652 शहरी निकायों पर हुए थे, जो 3 चरणों में संपन्न हुए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत 760 हो गए हैं अब नगरीय निकाय। ठीक है, जिसमें से 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिका परिषद है और 544 नगर पंचायत है। समझ रहे हैं? तो आपको यह अपडेट कर लेना है अब। और उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय निदेशालय के अनुसार वर्तमान में राज्य में 546 नगर पंचायत और 200 नगर पालिका परिषद एवं 17 नगर निगम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की संपूर्ण संख्या है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा जब उत्तर प्रदेश गठन से पूर्व था तब 108 थी, लेकिन वर्तमान में अब यह 100 है। तो इसमें आंसर में तो कोई नहीं दिया है, तो यह क्वेश्चन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, उससे संबंधित जो तथ्य हो उसे पे सही विचार करना, सही है गलत का विचार करना। तो पहला ऑप्शन दिया, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो नगर का मेयर होता है वह नगर का प्रथम नागरिक होता है और नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है तथा कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाए था ऑप्शन बी, इसमें 3 के तीनों सही ऊपर वाले। जबकि कार्यपालक मशीनरी का इस पर नियंत्रण नहीं होता है, सरकार पर, इसका नियंत्रण प्रदेश सरकार पर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है, जिसमें उत्तर प्रदेश में कथन दिया है जो उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों की एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। और ऑप्शन डी है, इसमें उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो दोस्तों इसमें से आपको बता दें कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत का पूछा है। तो नगर निगमों की हैसियत राजनीतिक कारणों से दी जाती है, यह गलत है। इसके कुछ अलग सिद्धांत होते हैं, उस वजह से दी जाती है, न कि राजनीतिक कारणों से नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम ठीक है। और उत्तर प्रदेश नगर निगम की धारा 4 में दिए गए प्रावधानों के अधीन इन्हें दर्जा दिया जाता है नगर निगम का। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है? तो दोस्तों आपको बता दें फैजाबाद में नगर निगम नहीं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्नकाल में जब यह प्रश्न बना हुआ था 2010 में, उस समय फैजाबाद में नगर निगम नहीं था, लेकिन वर्तमान में 2017 में फैजाबाद यानी अयोध्या को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। तो इस तरीके से अब यह भी नगर निगम है। और इस क्वेश्चन को अगर अब के हिसाब से डील करना हो तो इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है नगरीय और ग्रामीण और सूची 2 में दिया है स्थानीय शासन संस्था। तो झांसी में दोस्तों क्या है? तो झांसी में दोस्तों आपका बता दें एक नगर निगम है। ठीक है, झांसी में नगर निगम है। मछली शहर जो कि जौनपुर का क्षेत्र है, वहां पर दोस्तों नगर पंचायत है। टुंडला जो है वहां नगर पालिका परिषद है और सैफई जो है वह क्षेत्र समिति है। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन आपको कूट मिलाना हो तो आपका कूट भी मिल रहा है, ऑप्शन बी मिल रहा है। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से हैं जो लखनऊ में स्थित हैं? जो निम्न में से कौन से संस्थान है जो लखनऊ में स्थित है? इसमें दिया है पहला संस्थान जल संस्थान, दूसरा नगर निगम, तीसरा दिया है विकास प्राधिकरण और चौथा दिया है जिला नगरीय विकास अभिकरण। तो इस तरीके से देखा जाए तो लखनऊ में यह सारे संस्थानों के रूप में अवस्थापना हुई है। वर्तमान में लखनऊ में जल संस्थान है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है और जिला नगरीय विकास अभिकरण, यह चारों स्थित हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। दोस्तों इसमें 2 कथन दिया गया है, उसमें सही कूट का प्रयोग करना है। कथन 1 में दिया गया है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति कर पर लगाया गया होता है। और कारण में दिया गया है यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी लोगों पर लगाया जाता है। यानी कि आपको कथन दिया है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है
और कारण में दिया है कि यह कर जिला पंचायत क्षेत्र के सभी रहने वाले लोगों पर लगाया जाता है। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पहला वाला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा गलत इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर तो लगाया जाता है, परंतु यह कर सभी व्यक्तियों पर नहीं बल्कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित करके दायी व्यक्तियों पर, जो लायबल है यानी जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उन पर ही लगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कारण गलत हो जाएगा जबकि कथन तो सही है और आपका ऑप्शन होगा सी सही। इसमें उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, इस पर विचार करना है। कथन पहला कथन दिया है पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा होता है। पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित निर्वाचकों द्वारा होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है और पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। 2 में कहा गया है कि पंचायत की सीमा के क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा होता है जो कि 18 वर्ष से बड़े होते हैं, और दोस्तों पंचायत सीमा के क्षेत्र के निर्वाचकों में से ही होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा इस क्षेत्र के निर्वाचकों में से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों आपको बता दें संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 द्वारा 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होने के बाद प्रदेश में 15 अगस्त 1949 को पंचायतों की स्थापना हुई थी पहली बार। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 3500 पंचायतों ने 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया था। अर्थात दिए गए विकल्पों में से कोई उत्तर नहीं सही, यानी कि यह 1947 में हुआ था जबकि ऑप्शन में कोई आंसर नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, अब नीचे कोट में दिया गया है कि केवल 1 को किया जाता है, केवल 2 और 3 को किया जाता है, केवल 1 और 3 को किया जाता है, केवल 1, 2 और 3 सभी को किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सभी नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत तीनों को ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन बना था? तो दोस्तों आपको बता दें कि अप्रैल 2008 में एटा जिले के कासगंज तहसील को काशीराम नगर के रूप में नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी और जो कि उत्तर प्रदेश का 71वां जिला बना था। ठीक है, बस इतना ही आपको जाने। और आगे देख लिया जाए तो छत्रपति साहू जी महाराज नगर, वर्तमान नाम उसका जो अमेठी है, वो उत्तर प्रदेश का 12वां जिला बना था तथा सितंबर 2021 में 3 जिले जिसमें पंचशील नगर वर्तमान नाम उसका हापुड़ है, प्रबुद्ध नगर वर्तमान नाम उसका शामली है तथा भीम नगर जो कि वर्तमान नाम उसका संभल है के रूप के सृजन की घोषणा की गई थी 2011 में, जिससे उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 75 हो गई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेल कीजिए। इसमें सूची 1 में दिया है जनपद और सूची 2 में दिया है मुख्यालय। अगर जनपद वाले सूची में हम बात करें तो इसमें दिया अंबेडकर नगर को, कानपुर देहात को, जालौन को, सिद्धार्थ नगर को, और मुख्यालय में अकबरपुर, माती, नौगढ़, अकबरपुर और उरई को। अब इसका हम आंसर लगा देते हैं तो अकबरपुर अंबेडकर नगर का दोस्तों है अकबरपुर, और कानपुर देहात का दोस्तों है अकबरपुर माती। ध्यान देना है, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, जालौन का दोस्तों उरई है और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। तो इस तरीके से हम अपने अगर आंसर में देखें तो आंसर डी इससे मैच करता है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जनपद दिया होगा, सूची 2 में दिया है मुख्यालय। और फिर उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है लगभग। जालौन दोस्तों उरई में है, जालौन का मुख्यालय उरई में है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर में है, अकबरपुर माती में है। अकबरपुर, अब ध्यान देना, अकबरपुर माती कानपुर देहात का है, जबकि केवल अकबरपुर अंबेडकर नगर का है। संत कबीर नगर का दोस्तों नौगढ़ है और कुशीनगर का पटरौना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं आपका इस कूट में आंसर, तो वह कोई मिल नहीं रहा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देना है। निम्नलिखित में से सुमेल कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनपद दिया हुआ है, सूची 2 में दिया हुआ है मुख्यालय। इसमें दिया गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अमरोहा, खलीलाबाद, नौगढ़, नोएडा। ठीक है, और इसमें आपको देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा है, ज्योतिबा फूले नगर जिसे अमरोहा कहा जाता है इसका मुख्यालय अमरोहा में है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद में है और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में। और जबकि इसमें कोई भी कूट मैच नहीं कर रहा है, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों गौतम बुद्ध नगर जिले का वर्तमान में मुख्यालय ग्रेटर नोएडा हो गया। ठीक है, नोएडा नहीं ग्रेटर नोएडा। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों तथा जनपदों की संख्या है। तो दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल और 75 जिले हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी मैच नहीं कर रहा है, जो कि ये पुराना क्वेश्चन होने के कारण इसमें वर्तमान का इसमें अपडेशन नहीं है, तो क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा। ठीक है, जब यह प्रश्न पूछा गया था तब काशीराम नगर
वर्तमान कासगंज था जो 71वां जिला बना था, और अलीगढ़ 18वां मंडल बना था। तो उस समय ये बी वाला तो तब उस समय पुराने वाले क्वेश्चन के जब जिस प्रश्न काल में क्वेश्चन था तो उस टाइम में आप यह सही होगा आंसर, ठीक है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक है। और इसका पूरा नाम जो है वह है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, और इसे मिलाकर पूरा बनता है नोएडा। अब देख लेते हैं दोस्तों, अभी तक हमने देख लिया ऐतिहासिक परिदृश्य और राजनीतिक परिदृश्य। अब हम उत्तर प्रदेश के इस संदर्भ में देखेंगे आर्थिक परिदृश्य को। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आर्थिक परिदृश्य में शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो दोस्तों आपको बता दें इलाहाबाद निर्यात विकास केंद्र नहीं है, ठीक है। और जब यह क्वेश्चन पूछा गया था तब उस समय इलाहाबाद निर्यात विकास केंद्र नहीं था, लेकिन वर्तमान में यह निर्यात विकास केंद्र बन गया है, ठीक है। विकल्पों में से दिए गए इलाहाबाद और प्रयागराज शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं, जबकि आगरा, खुर्जा तथा मेरठ निर्यात विकास केंद्र। आगरा से सिल्क, कारपेट, हैंडी क्राफ्ट, आभूषण आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, जबकि खुर्जा से देखा जाए तो पॉटरी, सेरेमिक, टाइल्स तथा मेरठ से देखा जाए तो खेल के सामान, टेक्सटाइल, स्वर्ण आभूषण आदि वस्तुओं का निर्यात होता है, ठीक है दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 2014-15 में देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का परास था, यानी कि उत्तर प्रदेश देश में टोटल निर्यात में कितना हिस्सा रखता था। और ये क्वेश्चन है 2014-15 का टाइम का, ठीक है, 2014-15 के टाइम का यह पूछा है। तो उस समय तो 4.5 थी, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह है लगभग 9% के आसपास स्थित है, ठीक है। इसमें तो यह भी 2020-21 की बात कर रहा है, जबकि अगर वर्तमान देखा जाए तो शायद 9% के आसपास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बजट का आकार दोस्तों है 5,12,860 करोड़, और इस बजट में 10,967 करोड़ की कथित नई घोषणाओं की योजना की गई थी। और ये दोनों क्वेश्चन उस समय सही थे, ठीक है, दोनों कथन इसके सही थे उस काल के अनुसार, प्रश्न के काल के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? तो दोस्तों 2018-19 में बजट का आकार था 4,28,384 करोड़ रुपए थे उत्तर प्रदेश के 2018-19 में बजट, ठीक है। और अब आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे इसका अपडेशन आपको कर लेना है अपने उस वर्तमान काल से, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था लगभग। तो दोस्तों 2011-12 में लगभग जीएसडीपी में कृषि का योगदान 24.5 था, जो कि 2023 में अगर बात करी जाए तो यह 27.1 पर आ गया है, लगभग उसमें बढ़ा ही है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में प्राथमिक सेक्टर का योगदान कितना है? तो वर्तमान में दोस्तों 34.9 है उस टाइम के हिसाब से जब यह क्वेश्चन का पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ। बात बिल्कुल सही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा डेवलप है। दूसरा कथन दिया हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और तीसरा कथन दिया है, औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है, पिछड़ा क्षेत्र है। इसमें से आपको देखा जाए तो पहला और दूसरा सही है, क्योंकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है वहां 20% औद्योगिक इकाइयां पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, उससे कम ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका पहला कथन दिया है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अथवा अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। सही बात है, पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा, यह भी बात सही है। और इस तरीके से दोनों कथन इसके सही है, और ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन ए सही होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, क्योंकि हरित क्रांति के बाद उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों उर्वरकों की अधिक उपलब्धता, ठीक है। जब हरित क्रांति आई तो उस समय क्या हुआ, हरित क्रांति के बाद उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों उर्वरकों की अधिक उपलब्धता तथा सिंचाई के उपयोग में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र में कृषि के संदर्भ में अधिक उन्नति की थी, ठीक है। इसके अलावा राज्य के अधिकतर औद्योगिक विकास भी पश्चिमी क्षेत्र में ही विकसित हुए, जिससे यह क्षेत्र हमेशा राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में वृद्धि करता रहा, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें दोनों सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गीडा क्या है दोस्तों। तो गीडा आपको अगर इसको तोड़ के बनाना पड़े तो यह होगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, इसी को गीडा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गीडा नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यह काम दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंतर्गत औद्योगिक एवं मूल अवसंरचना विकास की प्रगति के लिए कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
वर्तमान में इसका नाम परिवर्तन कर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा कर दिया गया। आपको यह नोट डाउन कर लेना चाहिए, यूपी सीडा कर दिया गया है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नाम, और यह इसकी अवस्थिति है कानपुर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि उद्योग बंधु एक नाम है जो कि उद्योग बंधु राज्य का एक संगठन है जो उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है और उद्योगों में विभिन्न समस्याओं के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में और उनकी समयबद्ध स्थापना में सहायता करता है। उद्योग बंधु में त्रिस्तरीय संरचना, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय तथा राज्य स्तरीय क्षेत्र स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का आगामी मुख्य निवेश परियोजना नहीं है? दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के आगामी मुख्य निवेश परियोजना नहीं है? आपका ऑप्शन दिया है पहला थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली और टेक्सटाइल पार्क वाराणसी और डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। तो आपको बता दें थीम पार्क आगरा जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पूर्व नाम जिसका था औद्योगिक राज्य औद्योगिक विकास निगम था, कि आगामी मुख्य निवेश परियोजना नहीं है। यही क्वेश्चन इसका आंसर सही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सही दोस्तों, थीम पार्क आगरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई। उत्तर प्रदेश राज्य विकास निगम लिमिटेड यूपीएसटीडीसी की स्थापना 1974 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और दूसरा ऑप्शन है एक लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब आपको बताना इसमें से चुन के, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम एक्ट 1951 के अंतर्गत 1954 में की गई थी और इसका मुख्यालय कानपुर में। यह निगम राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, या लघु एवं मध्यम सेवा इकाइयों को नहीं वित्तीय सेवा प्रदान करता। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपका ऑप्शन है औद्योगिक सेवाएं, ऑप्शन बी है औद्योगिक अनुमोदन, ऑप्शन सी औद्योगिक स्वीकृति और ऑप्शन डी है औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कहा है, तो इसमें औद्योगिक सेवाएं सही है, औद्योगिक अनुमोदन सही है और औद्योगिक स्वीकृति सही है। ठीक है, यह बातें सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग द्वारा होती हैं, जिसे दोस्तों उत्तर प्रदेश बजट 2018-19 में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों तथा लाइसेंसों की ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए ही सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, कब? बजट 2018-19 उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, तो दोस्तों रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा उत्तर प्रदेश हथकरघा उद्योग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और यह हथकरघा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने वाला उद्योग है। यहाँ हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर, वाराणसी स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में ही सर्वाधिक कर्मकार कृषि क्षेत्र में ही नियोजित है। ठीक है, लगभग 55% जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। जनगणना 2021 के 11 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार लगभग उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59% है, जबकि इसमें कुल कृषि श्रमिक दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों को मिलाकर 30.3% है एवं कुल कृषक दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक 29% है। अतः उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कर्मकार कृषि क्षेत्र में नियोजित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वह है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया है उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों की कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। एकदम बात सही है। इस तरीके से पहला आंसर तो यही हो जाएगा। ठीक है, सीधे
उत्तर प्रदेश में कृषि एवं घरेलू उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 3.0 मिलियन है, यह बात गलत है। उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन है, यह भी बात गलत है। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, यह भी बात गलत है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कथन और उदाहरण दिया हुआ है। कथन में बात करें तो दिया है उत्तर प्रदेश के देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पे 9.4% की भागीदारी है, और जबकि उत्तर प्रदेश की देश की कुल निर्यात में 66% भागीदारी है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर सी हो जाएगा सही। उत्तर प्रदेश में देश के घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश के निर्यात की भागीदारी 66% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें भी कथन और कारण दिया गया है। कथन में दिया गया है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है, यह बात सही है बिल्कुल भी। कारण दिया है राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बुंदेलखंड ज्यादा पिछड़ा है, उसके बाद फिर पूर्वांचल है, फिर उससे बेहतर पूर्वांचल है, और पूर्वांचल से भी बेहतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब इसमें जो कथन दिया गया है सही करना है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा प्राप्त भाग क्या होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आय का सबसे बड़ा भाग होता है सामान्य व्यापार कर। ठीक है, सर्वाधिक आय सामान्यतः व्यापार कर से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश राज्य आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय स्वयं का कर राजस्व वस्तु एवं सेवा कर 1940 से प्राप्त हो रही। इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क 22.2% तथा वैट 16.4% उनका स्थान आता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेंगे उत्तर प्रदेश का अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश विशेष संबंध उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% प्राप्त होता है, तो वह व्यापार कर से ही होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगम प्राप्तियों में लगभग व्यापार से प्राप्त होता है, जो प्रश्नकाल में लगभग 55% था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार संग्रह करता है? ठीक है, यानी कि व्यापार कर जो जोन बनाए गए व्यापार कर हेतु वह कौन जोन सर्वाधिक पैसे इकट्ठा करता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रह लखनऊ जोन से किया जाता है। प्रश्नकाल में यही ऑप्शन सही था। ठीक है, वर्तमान में कुछ चेंज हुआ होगा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो दोस्तों प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र वाराणसी में स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में स्थित है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया और प्रधानमंत्री द्वारा इस केंद्र की आधारशिला 2014 में रखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ठीक है, वह था वाराणसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। वर्ष 2004-2005 में उत्तर प्रदेश में कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान था, यानी कि 2004-5 जब उस टाइम का पुराना क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, उस टाइम लगभग 76% था, अब 78% के आसपास है। ठीक है, विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश है। तो दोस्तों जो पिछले 3 वर्षों में जो टोटल आगम कर है वह बढ़े हुए हैं। ठीक है, वह उनका लगातार उसमें बढ़ोतरी हुई है। प्रश्नकाल में जो दिया गया था इसे विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश बढ़ा है। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021-22 में यह लगभग 21.3% था। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है, सर्वाधिक उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर। तो दोस्तों वह है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने लगभग 10.8% की वृद्धि दर्ज की थी। ठीक है, ये जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औपचारिक वृद्धि दर है। उत्तर प्रदेश की औपचारिक वृद्धि दर 6वीं पंचवर्षीय योजना में 9.5 दर्ज की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर थी, तो वह थी 9वीं योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास दर नकारात्मक थी। इस दौरान औद्योगिक विकास दर प्रतिशत रही। ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी, तो वह दोस्तों ग्रेटर नोएडा में करेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट जिसे बोला जाता है वह कब लागू किया था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में गरीबी रेखा से सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं? तो यह होगा आंसर आपका ए बागपत। बागपत में सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं, गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 सितंबर 2011 को निश्चित किए गए नई आवास नीति के अनुसार कमजोर रूप से आर्थिक कमजोर वर्ग
ईडब्ल्यूएस के लाभग्राही वे व्यक्ति होंगे जिनकी मासिक आय, यानी उनकी मासिक आय आर्थिक रूप से कमजोर, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए लाभकारी कौन सा होगा, तो वह होगा 5,000 रुपए निर्धारित की गई है उनकी मासिक आय के लिए, ठीक है। इससे कम होगा तभी जाके वो लोग ईडब्ल्यूएस में शामिल होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यह है नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को 21 जून 2021 तक इसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों ऐसे देश हैं, ऐसे जिले हैं 8, जिसमें से हैं टोटल दुनिया में उत्तर प्रदेश में तो टोटल 112 आकांक्षी जिले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के केवल 8 हैं। वह है सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2010-11 में उत्तर प्रदेश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान था। तो दोस्तों 2010-11 में उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू यानी जीडीपी में टोटल योगदान था, द्वितीय सर्वाधिक योगदान था, जिसमें महाराष्ट्र पहले पे था और उत्तर प्रदेश दूसरे पे था, जिसमें उत्तर प्रदेश लगभग 8% का योगदान करता था, ठीक है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो दोस्तों कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिससे कम श्रम से अधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्र कृषि श्रम उत्पादकता के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चात यह मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और सबसे कम कृषि उत्पादकता श्रम उत्पादकता बुंदेलखंड में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आगे दिए गए कूट से अपना उत्तर दीजिए। पहला कथन दिया है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राज्य आय में निरंतर बढ़ा है। मतलब जो राष्ट्रीय आय है, जो राज्य आय है प्रति व्यक्ति का, ठीक है, उसमें अंतर लगातार बढ़ा है। संपूर्ण देश की तुलना के कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। संपूर्ण देश की तुलना में 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। और इसका आंसर दोस्तों सी होगा 1 और 2। इसमें कहा है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है और एवं संपूर्ण देश की तुलना के कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। साथ ही यहाँ संपूर्ण देशों की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या कम है, अतः विकल्प सही है, यानी सी सही है। इसमें से पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का पहला लेक्चर। इसके बाद हम अपना अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।